गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। आज ये आपके इस टेस्ट का डे 7 है। आज की इस वीडियो को आप लोग एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिएगा या फिर आप लोग इसे अपना एक रिवीजन भी मान सकते हैं। आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूँ वैसे ही आप लोगों को लाइव चैट में कमेंट करके अपना आंसर बताना है और जब आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के इस टेस्ट में आप लोगों ने टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए थे। चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए। फिर इसके बाद अभी तो मैं आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा ही। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक सिक्का छोटे टब के तल पर पड़ा है, इसमें पानी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसमें से मतलब जो टब है, टब में पानी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। पानी के लिए अपवर्तनांक 4/3 है। जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में दिए गए हैं और सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और लगभग सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और इस पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में भी पूछे गए थे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया हुआ है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें पता है। देखिए हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि जल की सतह से सिक्के की दूरी प्रतीत होगी। ये तो हमें पता है नहीं, तो मैं यहाँ पे मान लूँगा कि जल की सतह से जो सिक्के की दूरी है वो हमें यहाँ पे x प्रतीत होती है। ये मैंने मान लिया कि माना जल की सतह से सिक्के की दूरी x प्रतीत होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता तो है नहीं और अभी इसी x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे और जल की सतह से सिक्के की दूरी जो प्रतीत होगी वो हमें पता चल जाएगी। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या पता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें पानी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी जो टब है इसमें पानी की ऊंचाई हमें क्या दी गई है, h की वैल्यू जो हमें दी गई है वो हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो देखिए इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए जो टब है इसमें पानी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सिक्का है वो टब में 20 सेंटीमीटर पानी की गहराई में है, यानी जो सिक्के की वास्तविक गहराई यहाँ पे है वो 20 सेंटीमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा हमें यहाँ पे अपवर्तनांक दिया है। पानी के लिए अपवर्तनांक क्या दिया गया है, देखिए अपवर्तनांक को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 4/3 दी गई है। तो देखिए जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता थी हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम यहाँ पे जल की सतह से सिक्के की दूरी जो प्रतीत होती है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। तो देखिए जो सिक्के की वास्तविक गहराई है वो 20 सेंटीमीटर है पानी में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें पानी की ऊंचाई यानी टब में जो पानी की ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है h की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको समझना होगा जब यहाँ पे टब में पानी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो मतलब ये हो जाएगा जो सिक्का है वो टब में 20 सेंटीमीटर पानी की गहराई में स्थित है, यानी वास्तविक गहराई यहाँ पे सिक्के की 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू हम यहाँ पे जो h है इसी की वैल्यू को यहाँ पे 20 हम पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि वास्तविक गहराई यहाँ पे होने वाली है, ध्यान रखिएगा। फिर अपॉन में
आभासी गहराई को हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, तो 20 अपॉन में x हो जाएगा। ठीक है, और अगले स्टेप में देखिए अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू हमें पता है ना 4/3 है, तो 4/3 इसकी वैल्यू को रख देंगे इज इक्वल टू 20 अपॉन में x, ये तो हमने रख ही दिया ऊपर ही। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो हमें मिलेगा 4x इज इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। 4x इज इक्वल टू 60 मिल चुका है। अब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, नीचे जगह है नहीं, तो फिर x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, 2 इधर जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 15 आएगा। और किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए हमें जो क्वेश्चन में पानी की ऊंचाई दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी। सो 15 सेंटीमीटर यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं 15 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया है। एक्स इज इक्वल टू हमें मिला 15 सेंटीमीटर, तो ये तो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन की संयोजकता होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन कई बार मैंने कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आ सकता है, और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता की बात हो रही। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 6 होता है, 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1s2, 2s2 और 2p2। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद दूसरे में देखिए 2s2 2p2, 2 और 2 ऐड करेंगे 4, यानी 2,4। ये हमें यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया। अब देखिए मैंने आप लोगों को संयोजकता ज्ञात करना पहले ही बताया हुआ है। संयोजकता यानी वैलेंसी के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। सभी रूल्स मैंने आपको बताए हैं। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको संयोजकता वाली वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे संयोजकता का कौन सा नियम अप्लाई होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नियम क्या अप्लाई होने वाला है। देखिए यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक है तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में या फिर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 4 है, तो इसीलिए जो कार्बन की संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने आपको रूल क्या बताया, यदि किसी तत्व के बाह्यतम या फिर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से, ध्यान रखिएगा, 1 से 4 तक है तो वही उस तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी हो जाती है। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कोश में या फिर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 4 है ना। और मैंने आपको बताया कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 4 तक होती है तो वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो यही इस तत्व की क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। और देखिए दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यदि किसी तत्व के बाह्यतम या संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4 से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, 4 से अधिक होती है, तब उस तत्व की संयोजकता क्या होती है, तब हम तत्व की संयोजकता को निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 में से
लेस कर देते हैं बाह्यतम या फिर संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा रूल है। अब देखिए जो पहला रूल इसमें अप्लाई हुआ वो तो मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संयोजकता से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है जहां पे मैंने आपको सभी रूल्स बताए हैं, संयोजकता निकालना सिखाया हुआ है। चेक कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि संयोजकता से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार 2022 में भी पूछे जाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो 2021 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, एकदम बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे गए थे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा। खासकर प्रकाश वाले चैप्टर से आप लोगों के कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पता क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे पता है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या लिखेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका जो अपवर्तनांक दिया है ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल और अपॉन में अपवर्तनांक हो जाएगा। तो वायु में प्रकाश की चाल हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पे अपवर्तनांक हमें 1.5 दिया गया है। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो अगले स्टेप में 3 यहाँ पे था, जब पॉइंट हटेगा पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ पे 1 0 आपका बढ़ जाएगा, इंटू फिर यहाँ पे 10⁸ और नीचे आपका यहाँ पे अब हो जाएगा 15, क्योंकि दशमलव को हमने ऑलरेडी यहाँ पे हटा दिया है। फिर देखिए 15 1 = 15 और 15 2 = 30 होता है, क्या मिलेगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं 2021 में एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आए हुए थे, एकदम बेसिक लेवल के, उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए थे, और जो बेसिक लेवल के थे वो तो मैंने करवाए ही हुए थे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 15 सेकंड का टाइम मैंने आपको दिया है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है, उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी दिया है, अवतल लेंस से सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी दिया है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है। और ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी कथन सही है। देखिए यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, और एक ऑप्शन आपका ये भी है कि उपरोक्त सभी कथन सही है। सो आपका टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सभी स्टेटमेंट यानी ए बी सी ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे 20 मैंने लिख दिया, लेकिन 21 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव रहता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था और इस पैटर्न के करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। बस यहाँ पे मेथेन की जगह आपको कुछ और लिखा हुआ मिला था, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मेथेन में पूछा जा रहा है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताइए। कई बार मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया है और जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था तो वहां पे कई बार मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। सो अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ था, यहाँ पे सही कर देता हूँ मैं 2021 में। तो देखिए यहाँ पे मेथेन की बात हो रही है। मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से मेथेन में कार्बन, कार्बन का मतलब C, ठीक है, और हाइड्रोजन का मतलब H, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव रहता है। तो देखिए कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। और कार्बन का एटॉमिक वेट भी 12 ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है और इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए H, हाइड्रोजन हमें कितना दिया गया? H4 दिया गया है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करवाएंगे H में, क्योंकि 4 × 1 हमें यहाँ पे करना होगा, इज इक्वल टू हमें 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे H4 आपका दिया गया है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे H की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे और रेशियो का साइन हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए 12:4 मिला हुआ है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 3 12 एंड 4 1 4, 3:1 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:1 चलिए हम चेक करते कहाँ पे दिया है। सो ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ पे करेक्ट कर देता हूं मैं, 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे आएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आप ऑप्शंस को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं, इसका कारण क्या है? ये आपको बताना है। सो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पेड़ों से चलने वाली प्रकाश की किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यही रीजन है कि रेगिस्तान में गर्मी में पेड़ों के प्रतिबिंब उल्टे दिखते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? यानी कार्बन और सिलिकॉन को एक ही समूह में क्यों रखा गया है, आपको रीजन बताना है। ऑप्शन ए दिया है दोनों तत्व H2 के साथ क्रिया करते हैं। ऑप्शन बी दोनों तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन सी दोनों तत्व क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। ऑप्शन डी दोनों तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। सो यहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दोनों तत्वों के
परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। कैसे समान है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की बात, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 और मिलेगा लास्ट में 2p2। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p2, 2 2 मिलके 4 2,4, ये मिल गया कार्बन का। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। अब किसका करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे सिलिकॉन का। सिलिकॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Si से रिप्रेजेंट करते, रुकिए मैं सही से लिख देता हूँ, Si से। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद 3s2, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, फिर इसके बाद 3p2 हो जाएगा। अब जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8, और तीसरे में 3s2 3p2 2 और 2 मिलके 4। अब देखिए यहाँ पे कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान है। कार्बन में भी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 और सिलिकॉन में भी 4 है, इसीलिए कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखा गया है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जो कि 4 4 थी। आप लोगों ने अभी देखा, मैंने आपको डिटेल में समझाया भी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिदृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य की परास है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगर आपको ट्रिक पता है जो मैंने आपको बताई है ना, तो तुरंत आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। देखिए इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, आपको ऑप्शन में चेक करना है कि दोगुना कहां पे लिखा हुआ है। क्या करना है, आपको चेक करना है कि दोगुना कहां पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 4000 का दोगुना मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 8000 ना, 4000 का दोगुना 8000 होता है। अब देखिए इसके अलावा अदर ऑप्शन को चेक कीजिए, क्या 0.1 का दोगुना 100 होता है, नहीं ये नहीं होगा। 100 का दोगुना 4000 होता ही नहीं है, और 8000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होगा नहीं। आपको क्या करना है, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ऑप्शन में आपको केवल दोगुना ढूंढना है कि दोगुना कहाँ पे लिखा है। जैसे 4000 का दोगुना 8000, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट रहेगा, फिर बाद में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक ध्यान रखेंगे कभी गलत नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले करीब 4 से 5 बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा। क्वेश्चन आपका आया है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1998। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। चैनल पर जाइएगा, 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। एक चैप्टर आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, वहां पे मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ था। सभी क्वेश्चंस भी कराए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके समझा देता हूँ। सबसे पहले करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक 15। ये परमाणु क्रमांक 15 होता किसका है, फॉस्फोरस का होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यों समानता रखता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे क्या हो रही है, परमाणु क्रमांक 7 की। परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p3 आपको मिलेगा। जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और 3 5,
यानी 2,5 आपको मिलेगा। अब देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ था, परमाणु क्रमांक 15 हुआ था। 15 होता है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस को P से रिप्रेजेंट करते हैं, 15 इसका परमाणु क्रमांक होता है, यही तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर इसके बाद हमें मिलेगा 3p3। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, देखिए 2 to 4, 4 में 6 को ऐड करेंगे 10 to 12, 12 3 और आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। ठीक है, जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2s2 2p6 2 और 6 मिलके 8, और तीसरे में देखिए 3s2 3p3 2 और 3 मिलके 5। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, और जो फॉस्फोरस इसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसके भी बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 5 है। यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के ही बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 5 है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ था, परमाणु क्रमांक 15। यानी परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्वों से रासायनिक गुणों में अधिक समानता रखने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक 15, जो कि फॉस्फोरस का होता है। मैं आपको बता दूं डिटेल में, देखिए परमाणु क्रमांक 7 व परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्वों के अंतिम कक्ष या अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समान है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, इसलिए ये गुणों में समानता प्रदर्शित करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 15 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। देखिए सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम कालियम लिखा है। फिर इसके बाद सिल्वर यानी चांदी का लैटिन नेम अर्जेंटम, टंगस्टन का लैटिन नेम वोल्फ्राम, सोना यानी गोल्ड का यहाँ पे लैटिन नेम क्यूप्रम लिखा हुआ है। आपको बताना है कौन सा मिलान इन चारों में से गलत है। एक मिलान गलत है, वही आपको बताना है। टाइम आपका कंप्लीट हो गया। मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर होगा सोना यानी गोल्ड। देखिए सोना यानी गोल्ड, इसका लैटिन नेम क्यूप्रम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो सोने का लैटिन नेम होता है वो होता है AURUM यानी ऑरम होता है, ध्यान रखिएगा। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था जो गोल्ड होता है, सोना होता है, इसका लैटिन नेम ऑरम होता है। और ये जो क्यूप्रम लिखा है ना, ये कॉपर का लैटिन नेम होता है। किसका, कॉपर का क्यूप्रम होता है, ध्यान रखिएगा। टंगस्टन का वोल्फ्राम होता है, सही है। सिल्वर का अर्जेंटम होता है, सही है। पोटेशियम का कालियम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए पोटेशियम को शॉर्ट में K से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सब लोगों को मैंने कई बार बताया। टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और सोने को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, यही मिलान गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर बताइए। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। और मैं आपको बता दूं, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने अलग से बनाई है, जहां पे मैंने आपको केवल और केवल ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। वीडियो देख लीजिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में क्वेश्चन कराता हूं, वो भी वहां भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड करीब मैंने आपको 70 से 80 क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा करवाए हुए हैं। उतना पढ़ लेंगे ना तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो मिलेगा, जो मैंने कराया है, वही आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। सो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, S2O3 और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगा है 2- का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम x मानते हैं। और यहाँ पे S कितना है, 2 है ना, 2 बार। तो यहाँ पे 2 × x, यानी इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, S2 की जगह 2x लिखेंगे। तो S2 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 2x यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर प्लस का साइन। फिर इसके बाद देखिए O3, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और कितनी ऑक्सीजन है, 3 है। तो यहाँ पे 3 2 -6 मिलेगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पे साइन है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। तो -6, देखिए ये माइनस और ऊपर प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी 2x यहाँ पे प्लस हटेगा, -6
इज इक्वल टू यहाँ पे हम -2 लिखेंगे क्योंकि H2O3 के ऊपर यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज लगा हुआ है 2 माइनस, इसीलिए इज इक्वल टू -2 हमें यहाँ पे लिखना होगा। फिर 2x इज इक्वल टू बराबर के इधर -2 है और -6 को जब बराबर के इधर भेजेंगे इधर आके ये +6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू देखिए -2 + 6 प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लेस होगा तो हमें +4 मिलेगा क्योंकि देखिए माइनस का साइन यानी -2 यहाँ पे छोटा, +6 यानी प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है, +6 बड़ा है। तो 2x इज इक्वल टू 4 या फिर x इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कर देंगे 4/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 यानी x इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिलेगी +2 मिलेगी। ध्यान रखिएगा +2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं +2 कहाँ पे दिया है, +2 दिया है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था करीब 10 से 12 बार मैंने सॉल्व कराया था, कहा था आपके एग्जाम में आएगा और यही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। यहाँ पे अधातु पूछा जा रहा है, बस यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अधातु की बात हो रही है और निम्नलिखित में से कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए कार्बन जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी Hg यानी पारा, ऑप्शन सी Br यानी ब्रोमीन और ऑप्शन डी Ga यानी गैलियम। देखिए ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था तो ये नहीं लिखा हुआ था, केवल सिंबल लिखा हुआ था CHg Br Ga। ये तो केवल मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा जो ब्रोमीन है यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो ब्रोमीन है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ध्यान रखिएगा। और अगर अधातु की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाए, धातु पूछ लिया जाए कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब आप बोलेंगे पारा, जिसे आप मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धातु पूछेगा तो पारा मरकरी बोलेंगे और अगर अधातु पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बस ये ध्यान देने की जरूरत है, अधातु आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हुए थे। कमेंट करके बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ बताइएगा कि 12 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने करेक्ट किए हैं। और वैसे तो मुझे पता है कि किसने कितना करेक्ट किया। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।